चलिए नमस्कार सबको। आज का टेस्ट नंबर 91 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस पहले क्वेश्चन का आपको देना है जवाब। ठीक है, चलिए। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? जल्दी जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? जल्दी से जवाब देंगे। कुछ लोग का आंसर है, सुनील कह रहे हैं कि सी, सुनील कह रहे हैं कि सी, और प्रियंका भी कह रही है सी, जुगनू खातून भी सी कह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है भाई। जिनका सी है ना, जिनका सी है उनका एकदम 110% सही है प्यारे। देखो क्या है, क्वेश्चन कहता है प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि आजादी टाइप की बात कर रहा है। शुरू करने के लिए भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिनियम था कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें से 321 अनुच्छेद था। भारत शासन अधिनियम में अगर कभी पूछ दे कि इसमें कितने आर्टिकल थे तो 321 आर्टिकल थे, और 321 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल मामूली परिवर्तन करके अब भारत के संविधान में जोड़ दिया गया था। कितना? 250। तो इसीलिए भारतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है वो भारत शासन अधिनियम 1935 माना जाता है। क्लियर है? चलिए, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जब मूल संविधान बना था तो इसमें 389 सदस्य थे और 389 सदस्य का बंटवारा किया गया था, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। तो सब ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिल्कुल, राजलक्ष्मी। आप इतना डी 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 करने की क्या जरूरत है? ठीक है, बिल्कुल आपका सही है, डी होगा। तो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चय हुआ? तो याद रखिएगा, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों की संख्या 389 था, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? एक्चुअली 26 जनवरी 1950 को हुआ क्या था, आपको हम बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर हुआ था तैयार। संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 का वो डेट है, वो समय है जिस समय संविधान को किया गया था लागू। तो जिस समय संविधान को लागू किया गया था उसको लेकर के कहता है निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि इनमें से किसने कहा था कि संविधान सभा में यह जो किसने कहा था संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को लेकर के कि भारत जो है विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? एक कथन किसका था? विरोधाभास कुछ लोगों ने, सोनू कहते हैं कि नेहरू साहब, नहीं, नेहरू साहब तो पक्ष में थे, नेहरू साहब तो पक्ष में थे। ऐसा विरोधाभास वाला बात जो था डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? बी आर अंबेडकर ने कहा था। और एक बात आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो हम हर वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं, और ये जो संविधान दिवस मनाया जाता है, ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, याद रखिएगा। 26 जनवरी को लागू जरूर किया गया था, लेकिन संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारत की प्रस्तावना में जो लिखा गया है हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या निकलता है, ये पूछा जा रहा है। क्या जवाब देंगे आप? भारत के संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा पॉइंट आपसे पूछा गया है और आपको देना है जवाब। इसका आंसर क्या होगा? सुनील कहते हैं 4 का सी, प्रियंका कुमारी भी कहती है 4 का सी। गलत है। जो लोग 4 का सी कह रहे हैं गलत है। आप अकबका करके जवाब ना दें, मिलता जुलता अर्थ समझ करके आप जवाब दीजिए। जुगनू खातून कह रही है 4 का ए नहीं। देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो लिखित जो शब्द है हम भारत के लोग, उसका मतलब होता है कि संविधान का निर्माण जो है वो भारत की जनता के द्वारा हुआ है। अब जो लोग सी में आंसर दे रहे हैं उसका जवाब देखिए क्या है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम भारत के लोग का अर्थ आपसे पूछा है, अब इसका मतलब कुछ और निकल रहा है। हम भारत के लोग का मतलब होता है संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। आज के बाद से इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? यानी कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है। नहीं है मतलब क्या हुआ? गलत है। चलिए जल्दी से जवाब देंगे। तो यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है। गलत है। सॉरी, क्वेश्चन क्या था? कौन गलत है पूछना था ना। यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, तो यह सही है। धर्मतंत्र को नहीं मानता है धर्मनिरपेक्ष, सारे धर्म के लोग रहते हैं। यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, तो यह भी सही है। धर्म और राष्ट्र अलग अलग है। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये गलत है। धर्मनिरपेक्ष होने के लिए लोकतांत्रिक होना कोई जरूरी नहीं है। ये हमारा गलत है, गलत है। और गलत वाला ही हमसे पूछा है, इसलिए आंसर सी। देखिए, ऐसे प्रश्न में बहुत थोड़ा समझदारी की जरूरत पड़ता है। अरे वाह, बहुत लोग सीसी सीसी जवाब दे भी रहे हैं, मतलब आप लोग भी समझदार हैं। बहुत बढ़िया। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्ति किस देश की देन है? बताएंगे। ए जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जिसको बीमर संविधान भी कहते हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति कहां से लिया गया है? तो कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना। केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो आपातकाल शक्ति की बात कर रहा है तो जर्मनी से लिया गया है और इसको बीमर संविधान के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध जो है वो किस से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे किससे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है।
जेके मैथमेटिक्स कहते हैं कि सर सी होगा, बिल्कुल 100% सही है। याद रखना है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, ये बात अनुच्छेद 350 के ए में कहा गया है। आज के बाद से याद रखना है, और ये क्वेश्चन पहली बार नहीं पूछा गया है। क्लियर है? ये पहली बार ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में पूछा गया है। प्रश्न हम बहुत बार करा चुके हैं, और इसको हम गंभीरता से बता रहे हैं कि इसको भैया आप याद कर लो, बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट भी होगा। कहता है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। एक बात याद रखिएगा, अगर नए राज्य का निर्माण करना है, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ तो इसके नाम में परिवर्तन हुआ, सीमा में परिवर्तन हुआ, और वह यह कह रहा है, मिला जुला के मोटा मोटी बात यह है कि अगर नए राज्य का सृजन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्य के अनुसमर्थन द्वारा नहीं। एक बात पहले हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि भारत में अगर एक नया राज्य का सृजन करना होगा तो उसके लिए संसद में साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। इसको याद रखना है। याद रखना है कि अगर नए राज्य का निर्माण करना है, नए राज्य का सृजन करना है, तो संसद में उसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। आज के बाद से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में जो भी ऑप्शन दिया गया है, इसमें नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? पहला पढ़ते हैं, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता। ये गलत बात है। मान लीजिए रामनवमी का दिन है, या कोई भी सभा हम करने जा रहे हैं, 200-500 लोगों के बीच में सभा हो रहा है, तो बंदूक तलवार लेके जाना, ये भारत का संविधान इसको रोकता है। यानी कि आप सभा करेंगे लेकिन हथियार के साथ नहीं करेंगे, गलत हो गया ये। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ये भी भारत का संविधान हमको आजादी नहीं देता है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये भारत का संविधान देता है अनुच्छेद 19 में, बोलने की आजादी। इसका आंसर क्या हो गया? बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सुधा का ठीक है, राजलक्ष्मी का ठीक है, रेणु का ठीक है, जुगनू का ठीक है, सब लगभग लोगों का ठीक है आंसर। कहता है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जो एक गैर नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं है? भारत में भारत के जनता के लिए जो मूल अधिकार दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे अधिकार है जो एक विदेशी को नहीं प्राप्त है। जो जो अधिकार हम भारतीयों को है भारत में, अब एक अमेरिका का व्यक्ति आएगा तो उसको कौन कौन सा अधिकार से वंचित रखा जाएगा जो एक भारतीय को पता है, एक भारतीय को प्राप्त है। चलिए, वाक स्वतंत्रता, ये बोलने की आजादी एक विदेशी को प्राप्त नहीं है। आत्म दोषारोपण से संरक्षण, हां, अगर उसके जान पर आफत आ जाता है तो उसको संरक्षण मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अब अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है भाई? यानी कि जिंदगी जीने से संबंधित जो मूल बात है, मूल ढांचा है, उसमें उसको आजादी रहेगा। अब जी सकता है, सांस ले सकता है, खा सकता है, बाथरूम जा सकता है, बीमार पड़ने पर उसको इलाज हो सकता है। रोजगार के मामले में विभेद ना करना, ये भी गलत है। रोजगार, विदेशी तो पहले वास्को डी गामा ये सब रोजगार करने ना आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी रोजगार करने ना आई थी, भारत पर हुकूमत, तो भारत का संविधान बना तो सबसे पहले रोक लगाया गया कि ना, एक विदेशी को भारत में व्यापार करने की आजादी उसको नहीं मिलेगा। तो दो ही ऐसे आपको मिलेंगे, एक ऑप्शन नंबर 2 और एक ऑप्शन नंबर 3, जिसकी आजादी एक विदेशी व्यक्ति को भी है। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, डायरेक्ट आपको से आर्टिकल पूछ दिया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को
लोकसभा में नामित किया जा सकता है तो वह आर्टिकल होता है 331। लेकिन 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ और एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। अब एंग्लो इंडियन जो है नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी औपचारिक रूप से प्रश्न पूछा है तो इसकी चर्चा आर्टिकल 331 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? नीति निर्देशक तत्व की बात अगर हम करें तो भारत के संविधान के भाग 4 में इसकी चर्चा है और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वाद योग नहीं है, भारत का जो न्यायालय है उसमें इसको लेकर के आप नहीं जा सकते हैं, वाद योग नहीं है। इसकी जो चर्चा है यह अनुच्छेद 35 से लेकर के 51 तक किया गया है। ये इसका बेसिक ढांचा हुआ। प्रश्न कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन तत्वों के सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करने के लिए इसको समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, ये तीनों भागों में विभाजित किया गया है। इसीलिए जो इसका आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर जो होगा प्यारे, वह होगा ऑप्शन नंबर डी। गांधीवादी सिद्धांत को भी फॉलो करता है नीति निर्देशक तत्व, उदार बौद्धिकतावादी को भी फॉलो करता है, समाजवादी को भी फॉलो करता है। इसीलिए 36 से 51 तक। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा, इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? आर्टिकल 79 की बात करता है और आर्टिकल 79 में हमको संसद के बारे में पढ़ना है और संसद को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है राज्यसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 80 में किया गया है, और एक होता है लोकसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 81 में किया गया है। लेकिन ये जो संसद है, संसद सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनकर अधूरा होता है। जब तक यहां पे राष्ट्रपति नहीं रहेंगे साथ में, तब तक ये संसद अधूरा माना जाता है। अब इसके पीछे का कारण यह है कि संसद जो है विधायिका कहलाती है, कानून बनाने वाला कहलाती है, और कानून बनाने का काम राज्यसभा और लोकसभा दोनों करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा प्रस्ताव को पारित किया जाता है और जब राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब इन दोनों के द्वारा प्रस्ताव पारित को हस्ताक्षर करते हैं, तब जाकर के वो कानून बनता है। इसलिए संसद में लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। इसीलिए प्रश्न क्या था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत के संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया जाता है? तो संसद में लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा और भारत के राष्ट्रपति भी होंगे। तो इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि 1, 2 एंड 3। इसमें खाली 1 है, इसमें 1 एंड 2 है, इसमें 2 एंड 3 है। कोई भी ऑप्शन में 1, 2, 3 नहीं है, इसलिए इसका जवाब होगा 1, 2 एंड 3। क्लियर है? सर आपके आईज में क्या हो गया है जो अब चश्मा लगाए हैं आप? अरे भैया, मान लो कि हम लोग टीचर हैं, अब चश्मा लगाने का शौक है तो रोड पर तो लगा के घूम नहीं सकते हैं, तो तनी घूम पहन लिए क्लासवे में, खराब लग रहा है का चश्मा? वहां गजब है। रोज आप लोग को हम जवाब दें कि लाइटिंग प्रॉब्लम हो रहा है आंख में थोड़ा सा, इसी के वजह से। मतलब आप लोग को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना मेरे चश्मे से? पढ़ने पर ध्यान दीजिए। हम चश्मा पहन के पढ़ा रहे हैं, चाहे कल से हम टोपी पहन के आवेंगे तो अब ठंडा के दिन में कहिएगा सर टोपी काहे लगाए हैं? ए मास्टर टोपी काहे लगाया है? अब कल ठंडा 1 महीना के बाद पड़ जाएगा तो सूटर काहे पहना है रे मास्टर? कोई मतलब हुआ चेला?
आइए आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है? उनके पद से संबंधित आपको कथन चुनना है प्यारे, ठीक है ना। निशा कहती है कि आपका आई नहीं दिख रहा है, क्या है? आइए ना है, तू समझो, भाव उत्पन्न करो कि विकास सर का आई है। आइए बाबू क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ठीक है। आइए, तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित कहता है, राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमा दान की शक्ति है। देखो प्यारी, गलत, विशेष मामले में नहीं, राष्ट्रपति को हर एक मामले में क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। सिर्फ विशेष मामले में कहना ये गलत होगा। ठीक है। सोनम शर्मा कहती है कि भाव नहीं उत्पन्न होता है गुरुजी, भाव कहां से लाएं? भाव लाना है तो आप नजदीकी दुकान में जाएंगे और उससे मांगेंगे 250 ग्राम, 30 रुपया में दे देगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्यारे, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। सही उत्तर चुनना है ना जी। सही उत्तर चुनना है। ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 213 में चर्चा किया गया है, सॉरी 123 में, 123 में चर्चा किया गया है, अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद सत्र में हो या नहीं हो। आपातकाल ऐसे तो पढ़ना होता है कि जब संसद सत्र में नहीं होता है तब अध्यादेश जारी किया जाता है, लेकिन अध्यादेश जारी करने की पावर इसके पास हर परिस्थिति में है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। आपातकाल के दौरान भंग करने की कोई बात ही नहीं होती है, ये गलत है। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में, ई सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 4। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? बहुत आज डीपली क्वेश्चन पूछा है, बोलिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इधर बताएंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 15, क्या नहीं कर सकता है? पहला बात है कि अगर राज्यसभा के सभापति है उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, पहला ही ठीक है। अगला, राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार को संरक्षण करता है, नहीं, इसका काम नहीं है ये। क्या नहीं कर सकता है ना, ये नहीं कर सकता है, संरक्षण कर सकता है। ओहो, हमको गलत बनाना चाहिए तो उल्टा हम बना दे रहे हैं। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। देखिए, क्या नहीं कर सकता है यानी कि कौन सा गलत है, नहीं मतलब गलती ना हुआ, ए वाला गलत है। राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा कभी तोड़ा नहीं जाता, ये क्या होता है, अस्थायी सदन होता है, इसलिए इसको विघटित नहीं कर सकता। राज्यसभा के सदस्य के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है, तो एकदम ठीक है। गलत वाला चुनना था तो गलत वाला ही है, ये ठीक है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों सही है, गलत है, गलत वाला ही हमको चुनना था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा किया जाता है? तो वह होता है राज्यसभा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सभापति के नाम से जानते हैं। और सभापति किसको बनाया जाता है? उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। क्या योग्यता नहीं है? पहला योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो योग्यता है। लोकसभा बनने के लिए उम्र 30 नहीं बल्कि 25 चाहिए, यही योग्यता नहीं है। पागल और दिवालिया ना हो, ये होना चाहिए योग्यता। तो ऑप्शन नंबर बी, यह योग्यता नहीं होना चाहिए, और यही नहीं वाला ही पूछा था, तो नहीं वाला हमारा कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा था। कुछ ऐसे प्रधानमंत्री का नाम है आपके सामने जिनको
कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं करा था, इसलिए उनको क्या करना पड़ा था, त्यागपत्र देना पड़ा था। तो जिसमें से चौधरी चरण सिंह के साथ भी ये घटना घटी थी, चंद्रशेखर के साथ भी ये घटना घटी थी, और पीएम एच.डी. देगौड़ा के साथ भी घटना घटा था। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका सपोर्ट कांग्रेस ने नहीं किया था, समर्थन वापस ले लिया था। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों प्रधानमंत्री उस लिस्ट में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप सुनते होंगे कि मंत्री पद मिलता है, तो मंत्री पद जो मिलता है भारत में लोकसभा सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो वर्तमान परिस्थिति में 543 सीटों पर चुनाव होता है। 543 सीटों पर लोकसभा सीट का चुनाव होता है, जिसमें से 524 सीट जो है राज्य के लिए है और 19 सीट जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। अब 543 सांसद जीत के जाते हैं, और जब 543 सांसद जीत करके जाते हैं तो उसमें से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता है। तो जब कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता है, सब तो मंत्री बनते नहीं हैं, तो आखिर कुछ जो मंत्री बनते हो, कुछ का मतलब होता क्या है? तो जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, टोटल लोकसभा सदस्य का प्रधानमंत्री मिला करके 15% लोगों को मंत्री बनाया जाता है। लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या का 15%। जितना भी लोकसभा सीट है, अगर 543 सीट है तो 543 का 15% जितना भी होगा उतने लोगों को ही मंत्री का पद दिया जाता है। आज के बाद से याद रखिएगा। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सबसे पहले अपने दल की सदस्यता त्यागी थी? वो थे नीलम संजीव रेड्डी। सबसे पहले इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ऐसे थे जिन्होंने दल की सदस्यता त्याग दी थी। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, इनको राष्ट्रपति बनना था और लोकसभा अध्यक्ष का पद इन्होंने त्याग दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ा। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। याद रखिएगा। ये हमारा एनसीईआरटी का नोट्स वाला बैच है, प्रतिज्ञा बैच के नाम से आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, मिल जाएगा। रिकॉर्डेड बैच है। सबसे अच्छी खासियत इसका यह है कि क्लास 6 से लेकर के और क्लास 10 तक चारों आर्ट्स पेपर का, हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8, 9, 10 5 क्लास हो गया, तो हिस्ट्री का टोटल नोट्स है, ज्योग्राफी का टोटल नोट्स है, पॉलिटी का टोटल नोट्स है, इकोनॉमिक्स का टोटल नोट्स है। अगर आप मार्केट में खरीदने भी जाइएगा तो करीब 15 को बुकलेट आपको 299 रुपया में भी नहीं मिलेगा। तो इस एक तो कि इसका रिकॉर्डेड वीडियो है, और दूसरा बात है A1 to 5 के लिए भी अवेलेबल है, और क्लास 6 to 8, 9, 10 के लिए आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट होगा, एनसीईआरटी का नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा। 299 रुपया में है। प्रतिज्ञा बैच नाम है, जिसको जरूरत होगा आप बेहिचक ले सकते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट्स इसी में हमने डाल दिया है। ओरिजिनल जो एनसीईआरटी है उससे कई गुना बेहतर बना करके हमने डाला है, और ओरिजिनल एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर है उसको हमने एकदम बहुत उत्तर आंसर के साथ उसमें कर दिया है, ताकि बच्चों को कम मेहनत पड़े। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक 2 सदस्य होते हैं, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति। ये ऐसे है जिसमें 15 एवं 7 यानी कि टोटल 22 सदस्य होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। एक होता है प्रकलन समिति, एक प्रकलन समिति भी याद रखिएगा, ये बहुत पॉपुलर है। प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। एक होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, इसमें भी लगभग 22 सदस्य होते हैं, लेकिन यह जो समिति होती है वो विज्ञान संरक्षण से या विज्ञान रिसर्च से लेकर के संबंधित होती है। ये सरकारी समिति
सरकार की समिति नहीं होती है, थोड़ा हट के समिति होती है। तो इसमें दो चीज पर आप फोकस करिएगा। 22 के लिए पूछा है तो सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति एक ऐसी सरकार की समिति है जिसमें 22 सदस्य होते हैं। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? देखिए, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब होती है जब कोरम पूरा नहीं होता है। आप कहिएगा सर ये क्या है, कोरम पूरा क्या होता है? तो आपको हम बता दें कि 31+1 न्यायाधीशों की जरूरत अगर पड़ती है, जैसे उदाहरण के स्तर पर ऐसे आपको समझाते हैं, इसका आंसर होगा सी। इसको ऐसे समझाते हैं, तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सपोर्ट देने के लिए मान लीजिए जो भी सदस्य अन्य सदस्य होते हैं उसमें से कोई सदस्य अगर अवकाश ग्रहण कर ले, छुट्टी पे चला जाए, त्याग पत्र दे दे, तो वो जगह खाली हो जाता है। उस जगह को भरने के लिए कुछ लोगों को लाया जाता है। तो न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, उसी को हम तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहते हैं। यानी कि उसको बाहर से ला करके नियुक्त करते हैं कोरम पूरा करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। क्या बोलते हैं? तदर्थ न्यायाधीश। अभी आपको पता है विधान पारिषद हर एक राज्य में नहीं है, सिर्फ 6 राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार फिर से बताइए प्लीज सर, नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए 5 लोग हैं। अब 5 लोग में से 2 लोग आपको छोड़ के चले गए। अब बिना 5 लोग के आपका काम नहीं बनेगा, तो आप कहीं ना कहीं से लोगों को हायर कीजिएगा, उसी प्रकार के लोग जो आपको चाहिए। तो जो आप 2 लोग को बाद में हायर कीजिएगा वो कहलाता है तदर्थ न्यायाधीश या तदर्थ सदस्य कहलाएगा। कोरम पूरा करना है 5 लोगों का, इसको ऐसे समझिएगा। तो विधान पारिषद की अगर बात करें तो तेलंगाना में 40 है, याद रखिएगा। बिहार में 75 है, कर्नाटक में भी 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, उत्तर प्रदेश में 99 है। तो सब सामने ही सामने है जी, सामने ही सामने है। ए का 1 2 का सब सामने ही सामने है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो थोड़ा याद रखने के लिए, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या होता है? देखिए, बहुत लोग सी जवाब दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को आंसर मिला होगा सी वाला। गलत है सी। निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से बनी है, उसको नहीं कहते हैं। याद रखिएगा, इसका जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न जब भी रिपीट हुआ है इसका जवाब होता है निर्वाचन लड़ने वाले सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी। इसको एकदम याद कर लीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपको गुमराह कर दिया गया है, आंसर गलत दिया गया है, इसका सटीक जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब होता है निर्वाचन लड़ने वाले सदस्यों के संख्या बहुत अधिक थी। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, आज के बाद से रिपीट होगा तो गलती नहीं करिएगा। भारत के नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, नीति आयोग के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही बात है। योजना आयोग का ही नाम 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। हाँ, अध्यक्ष के लिए होता है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी ठीक है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता भी निर्धारित नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये भी सही है। तो इस कंडीशन में जो इसका जवाब होगा और डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार किया था? तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 124 जो कि नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा मैं बताता हूं। जब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आया था तो उसमें शासन में आधार नीति, स्थानीय शासन और आतंकवाद का सामना करना था। 1 2 और 3 ऑप्शन सी होगा। भ्रष्टाचार का जो उन्मूलन था
वो प्रथम में था, इसलिए इसको याद रखिएगा सी वाला। लेकिन आपका आंसर 1, 2 एंड 4 दिया हुआ है, इसका सी याद रखिएगा। भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा कब लागू हुआ था? तो 2013 में। ये सिंपल क्वेश्चन है। और पॉलिटी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, नोटा का मतलब होता है चुनाव जब होता है, जब आप वोट देने जाते हैं तो उस समय नोटा मिलता है। नोटा का मतलब होता है जितने भी प्रत्याशी खड़ा है उसमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है। ये 2013 से लागू हुआ। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है? संघ सूची में बैंकिंग है, डाक और तार है, लेकिन मादक लिकर नहीं है। मादक लिकर जो है ये राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। राज्य सूची में क्या क्या आता है? तो राज्य सूची में कृषि आता है, सिंचाई आता है, लोक स्वास्थ्य आता है, पुलिस आता है, जेल आता है, न्याय आता है ना, मनोरंजन आता है कि नहीं? इसके बाद मादक लिकर आता है, पंचायती राज्य आता है, बहुत सारी बातें आती हैं। तो याद रखिएगा कि संघ सूची में बैंकिंग डाकतार है, कौन नहीं है आपसे पूछा था, तो मादक लिकर नहीं है, क्योंकि मादक लिकर राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन नहीं। देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 और 21। 20 में कहा गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में कहा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो भी मूल अधिकार प्राप्त हैं उसको छोड़ करके और जितने भी मूल अधिकार हैं सबको निलंबित कर दिया जाता है जब आपात, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है। लेकिन 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता, ये रहता ही रहता है, बाकी सारे को हटा दिया जाता है। ना आप बोल सकते हैं, ना आप विरोध कर सकते हैं, याद रखिएगा। सितंबर 2021 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं था? देखो, सितंबर 2021 में ही वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना, उसका नाम था इंडियन नेशनल लोकदल। हालांकि इसका 1998 में, 97 में इसका गठन हुआ और 98 में इसको मान्यता मिला। 1998 में इसका गठन, सॉरी 98 हम बोल रहे हैं, 98, 97, 98, हाँ ठीक है 1901 ना, डेटे दिमाग में रखना रहता है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसको एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा कब मिला? तो सितंबर 2021 के आसपास मिला, पहले नहीं था, जबकि इसका गठन हो गया था 1998 में ही, याद रखिएगा। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किस सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। दल बदल की अगर हम बात करें तो दल बदल की बात करें तो जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तो उस समय 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून रखा गया था। और दल बदल पर निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। अब आपको सजाना है पावरफुल कौन है, किसमें कौन पावरफुल है। सबसे ज्यादा होता है इसमें से भारत के मुख्य न्यायाधीश पावरफुल होता है, इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त पावरफुल होता है, इसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और तब मंत्रिमंडल का सचिव होता है। इसका आंसर होगा 4 2 3 1, 4 2 2 नहीं 3 हो गया, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजा जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि राष्ट्रपति जब
मंत्रिपरिषद कोई मामला राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति चाहता है कि एक बार मंत्रिपरिषद इस पर पुनः विचार करे, तो क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन में तथ्य सामने आया था? तो ये था हमारा 44वां संविधान संशोधन। भैया इसको याद कर जाओ एकदम, कोई ऑप्शन नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, यह अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए। और आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था के जनक रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में लागू किया गया था। उसके 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 को पूर्ण रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, इन्होंने आंध्र प्रदेश में लागू किया। पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल को लागू किया गया था, इसलिए पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। इस बात को आपको नहीं भूलना है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज का जो गठन होता है वो 7,000 सदस्यों पर होता है। पंचायत समिति का गठन 5,000 सदस्यों पर होता है और जिला परिषद का जो गठन होता है वह होता है 50,000 सदस्यों पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो वह है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। याद रखना है। कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो 5 सदस्य हैं। यूएसए है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चीन है। ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य माने जाते हैं। सुरक्षा परिषद का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। हम इसे एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं बिग 5। बिग 5 के नाम से भी इसको जाना जाता है। सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसे बिग 5 के नाम से भी जानते हैं क्योंकि चीन, फ्रांस, यूके, रूस और यूएसए 5 बड़े बड़े देश इसमें क्या है, याद रखिएगा, जुड़ा हुआ है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में सही पूछ रहा है लोगों के बीच में टकराव का अभाव। गलत बात है, टकराव तो हमेशा होते रहता है। आर्थिक असमानता का भाव, ये भी गलत है। आर्थिक असमानता बहुत है भाई। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कोई ज्यादा गरीब है, कोई कम ज्यादा अमीर है। निर्णय लेने में देरी होगा लेकिन सही निर्णय लेने की संभावना, हाँ, इन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जरूर होता है। इसका हो जाएगा सी। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो लॉक ने किया है। 4-5 बार क्वेश्चन हम आपको रिपीट कर चुके हैं और हम बार बार कहते हैं भैया ऐसा क्वेश्चन किसी का नहीं होता है। जिसको याद रहेगा वही ऐसे प्रश्न पर हमेशा जवाब देगा, इस बात को नहीं भूलना है। बेल्जियम के केंद्रीय सरकार में किन किन मंत्रियों की संख्या बराबर रखने का प्रावधान है? तो इसका जवाब हो जाएगा डच तथा फ्रेंच भाषी। बेल्जियम के केंद्रीय सरकार में डच को और फ्रेंच को दोनों को बराबर बराबर हिस्सेदारी मिलता है। ये वर्ल्ड पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसको याद रखने का हमेशा प्रयास करिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद की राजनीति के बीच सामंजस्य और इसके अच्छे परिणाम के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है अपनी पहचान के प्रति आग्रह। सिर्फ अपनी पहचान नहीं देखना है, सामाजिक विभेद की राजनीति के बीच सामंजस्य की बात कर रहा है तो दूसरे की पहचान के प्रति दुराग्रह नहीं करना चाहिए, दूसरा का पहचान का भी आदर करना चाहिए। इसका सही जवाब होगा सी, अपनी पहचान के साथ साथ दूसरे के पहचान के प्रति भी आदर का भाव रखना चाहिए। तो मुकेश कहते हैं 33 क्वेश्चन फिर से करना है। 33 क्वेश्चन फिर से करते हैं। हाँ बोलिए क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार करने के लिए, तो ठीक तो है। आप 42वां कहना चाहते हैं क्या, जिसको लघु संविधान कहते हैं? आप इस पे सर्च कर लीजिएगा बढ़िया से एक बार। क्लियर है? एक बार अकबका के कभी भी अकबकाना नहीं और पैनिक नहीं होना, ये पढ़ाई है ना, सतत सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है मुकेश कुमार, आप 42वां ही आंसर मारिएगा।
ठीक है, धन्यवाद आपको और फिर मिलते हैं कल। जय हिंद सबको।